शिव प्रताप शुक्लन ने तेलंगाना के नए गवर्नर की हैसियत से अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है, जिसके साथ ही रियासत में एक नई आईनी क़यादत का आगाज हो गया है। राजभवन में मुनक़दा एक पुरवकार तकरीब के दौरान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उन्हें ओहदे और राजदारी का हल्फ दिलाया। इस तकरीब में वज़ीर आला, रियासती वज़रा, अरकान असेंबली और दीगर आला सरकारी हुक्काम ने शिरकत करके नए गवर्नर को मुबारकबाद पेश की। शिव प्रताप शुक्लन इससे कबल हिमाचल प्रदेश के गवर्नर की हैसियत से अपनी खिदमात अंजाम दे चुके हैं और उनके पास तवील सियासी और इंतज़ामी तजर्बा मौजूद है। हल्फ बर्दारी के बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो रियासत की तरक्की और अवामी बहबूद के लिए हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि वो आइन की पासदारी करते हुए तेलंगाना के अवाम के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब के बाद उन्हें पुलिस की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया, जो कि नए गवर्नर के इस्तकबाल की एक रिवायती कड़ी है। सियासी हलकों ने उम्मीद जाहिर की है कि नए गवर्नर के तजर्बे से रियासत के इंतज़ामी उमूर में मज़ीद बेहतरी आएगी और मरकज़ और रियासत के दरमियान बेहतर तालमील पैदा होगा। నేను శివప్రతాప్ శుక్లా నేను తెలంగాణ గవర్నర్గా నా బాధ్యతలు శ్రద్ధతో నిర్వహిస్తానని నా పూర్తి సామర్థ్యం మేరకు రాజ్యాంగాన్ని మరియు చట్టాన్ని పరిరక్షిస్తానని సంరక్షిస్తానని కాపాడుతానని తెలంగాణ ప్రజల సేవలో ప్రజల సంక్షేమం కోసం నిరంతరం అంకితం అవుతానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను। With the permission of Honorable Chief Justice, I conclude the swearing-in ceremony. तेलंगाना की वजीर सीताका ने बदनाम जमाना एप्स्टेन फाइल्स के इंकिशाफात पर गहरे दुख और कराहियत का इजहार करते हुए कहा है कि इन दस्तावेजात को पढ़कर अब खाना खाना भी मुश्किल महसूस हो रहा है। उन्होंने संगीन इल्ज़ाम आयद किया है कि ताकतवर अफराद मासूम लड़कियों के जिस्मों का इस्तेहसाल कर रहे हैं और इंसानियत सोज कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं, जिसमें बदकिस्मती से हमारे मुल्क की चंद बाअसर शख्सियात के नाम भी सामने आ रहे हैं। वजीर मौसूफा ने तशवीश जाहिर की है कि इन घिनौने जराइम पर पर्दा डालने और हकीकत को छुपाने के लिए अमरीका के साथ मुख्तलिफ किस्म के खुफिया मुआहदे किए जा रहे हैं ताकि बड़े मुजरिमों को कानून की गिरफ्त से बचाया जा सके। सीताका का कहना है कि ये सिर्फ एक इखलाकी पस्ती नहीं बल्कि इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है, जिस पर खामोशी इख्तियार करना जुर्म में बराबर का शरीक होने के मुतरादिफ है। उन्होंने बैन अल-अक़वामी सतह पर इस मामले की गैर जानिबदाराना तहकीकात और मुलव्वस तमाम अफराद को इबरतनाक सज़ा देने का मुतालबा किया है। उनका ये बयान एक ऐसे वक्त में आया है जब एप्स्टेन फाइल्स की वजह से दुनिया भर में बड़े सियासी और कारोबारी हलकों में हलचल मची हुई है और ताकतवर लाबियों के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। वजीर सीताका ने वाज़े किया कि वो मजलूम ख्वातीन और बच्चियों के हुकूक के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करती रहेंगी, चाहे इसके खिलाफ कितनी ही ताकतवर कुव्वतें क्यों ना खड़ी हों। एप्स्टेन फाइल्स అసలు అవి చూస్తే అన్నం కూడా తినబుద్ధి అయితలేదు। అలాంటి దాంట్లో మన దేశం వాళ్ళు కూడా ఉన్నారంటే ఇంత దుర్మార్గం, ఆడపిల్లల శరీరాలను వాడుకోవడమే కాకుండా మాంసం ముద్దలు చేసుకొని తింటున్నారని ఆ ఎప్స్టీన్ ఫైల్ చూపిస్తుంటే అసలు గుర్తుకొస్తే అన్నమే తినబుద్ధి కాదు। అంత దారుణాలు ఉన్నాయి। మరి అక్కడ అందులో మన దేశం వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అనేది, కొంత పెద్దలు ఉన్నారు అనేది వింటున్నాం। వీటిని దాచుకోవడం కోసం రకరకాల అమెరికా ఒప్పందాలను చేసుకుంటున్నటువంటి వాళ్ళని కూడా మనము ఈ దేశంలో ఏలుతున్నటువంటి వాళ్ళని చూస్తూ ఉన్నాం। तेलंगाना कानून साज असेंबली के स्पीकर गुडम प्रसाद ने बुध के रोज एक अहम फैसले में खरताबाद के एमएलए दीनम नागेंदर और स्टेशन घनपुर के एमएलए कडियम श्रीहरी के खिलाफ दायर नाअहली की दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया है। इन दोनों रहनुमाओं ने गुज़िश्ता इंतखाबात के बाद अपनी सियासी वफादारियां तब्दील की थीं, जिस पर अपोजिशन जमातों ने आइन के 10वें शेड्यूल के तहत उनकी रुकनियत खत्म करने का मुतालबा किया था। स्पीकर ने दोनों जानिब के दलाइल सुनने और कानूनी पहलुओं का जायजा लेने के बाद ये नतीजा अखज़ किया कि उनके खिलाफ पेश करदा सबूत नाअहली के लिए काफ़ी नहीं है। इस फैसले से दोनों एमएलए को बड़ी राहत मिली है और उनकी असेंबली रुकनियत अब बरकरार रहेगी, जिससे हुक्मरान जमात की पोजीशन ऐवान में मजीद मुस्तहकम हुई है।
BRS और दीगर मुखालिफ जमातों ने स्पीकर के इस फैसले पर तनकीद करते हुए इसे गैर जमहूरी करार दिया है और उसके खिलाफ आला अदालत से रुजू करने का इशारा दिया है। सियासी माहिरीन का कहना है कि इस फैसले की रियासत की सियासत पर दूर रस असरात मुरत्तब होंगे, खास तौर पर उन अराकीन के लिए जो पार्टी बदलने का इरादा रखते हैं। स्पीकर ऑफिस ने वाज़े किया है कि यह फैसला मुकम्मल तौर पर पार्लिमानी उसूलों और रोल्स के मुताबिक लिया गया है ताकि ऐवान की कार्रवाई बगैर किसी रुकावट के जारी रह सके। इस पेशरफ्त के बाद असेंबली के हलकों में बहस तेज हो गई है कि आया वफादारी बदलने वाले दीगर अराकीन को भी इसी तरह का रिलीफ मिलेगा। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव KTR ने तेलंगाना असेंबली स्पीकर गुडम प्रसाद के हालिया फैसले पर शदीद रद्द अमल का इजहार करते हुए इसे जमहूरियत का कत्ल करार दिया है। उन्होंने तंजिया अंदाज में कहा कि राहुल गांधी और स्पीकर को इस गैर आईनी अक़दाम पर एजाज से नवाजना चाहिए क्योंकि दीनम नागेंदर ने BRS के टिकट पर इंतखाब जीत कर कांग्रेस के टिकट पर पार्लिमानी इलेक्शन लड़ा, जो कि खिली बददियानती है। KTR ने स्पीकर की जानिबदारी पर सवाल उठाते हुए इल्जाम लगाया कि उन्होंने खुद माजी में वकार आबाद म्यूनिसिपल इंतखाबात के दौरान BRS के बिला मुकाबला मुंतखब काउंसलर को कांग्रेस में शामिल करवाया था। उन्होंने इसे राहुल गांधी की जानिब से आइन और जमहूरी अक़दार पर बराह रास्त हमला करार देते हुए सख्त अल्फाज में तनकीद की और जवाबदेही का मुतालबा किया। KTR का कहना है कि कांग्रेस एक तरफ मुल्क में आइन बचाने का ढोंग रचाती है और दूसरी तरफ तेलंगाना में खिले आम इन्हिराफ की हौसला अफजाई कर रही है। उन्होंने स्पीकर के दफ्तर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की मजम्मत करते हुए कहा कि इस तरह के फैसले अवाम के मैंडेट की तौहीन है। BRS रहनुमा ने वाज़े किया कि राहुल गांधी को इस मामले पर अपनी खामोशी तोड़नी चाहिए और अवाम को बताना चाहिए कि उनकी पार्टी किस अखलाकियात पर चल रही है। इस बयान के बाद रियासत में सियासी गर्मा गर्मी मजीद बढ़ गई है और कानूनी माहिरीन भी स्पीकर के फैसले के मुज़मरात पर बहस कर रहे हैं। స్పీకరు సన్మానం చేద్దాం అనుకుంటున్నాం స్పీకర్ గారికి సన్మానం చేద్దాం అనుకుంటున్నాం స్పీకర్ గారికి రాహుల్ గాంధీ గారి ఇద్దరికి బహిరంగ వేదిక మీద సన్మానం చేసి నాకు తెలిసి భారతదేశ చరిత్రలో ఇంత అద్భుతమైన నిర్ణయం ఏ స్పీకర్ గారు తీసుకోలేదు కాబట్టి వారికి మేము సన్మానం చేసి చప్పట్లతో మంచి దుప్పట్లు కప్పి చప్పట్లతో సన్మానం చేసి బాగా అభినందనలు తెలియజేద్దాం అనుకుంటున్నాం మా పార్టీ బీఫామ్ మీద ఎమ్మెల్యే గెలిచిండు కాంగ్రెస్ బీఫామ్ మీద ఎంపీ కొట్లాడిండు ఇంకేముంది అందులో విచారణ చేయనికే రెండు కూడా ఎలక్షన్ కమిషన్ వెబ్సైట్లు ఉన్నాయి ఏ బీఫామ్ మీద ఎమ్మెల్యేకి పోటీ చేసిండో ఉంది ఏ బీఫామ్ మీద ఎంపీకి పోటీ చేసిండో ఉంది ఇక అది కూడా స్పీకర్ గారు రిజెక్ట్ చేసిందంటే అందుకే ఆయనకు తప్పకుండా సన్మానానికి ఆయన అర్హుడు అయినా మీకు తెలుసు కదా వికారాబాద్లో మున్సిపల్ కౌన్సిల్లో మా కౌన్సిలర్ ఒక ఆయన ఏకగ్రీవంగా గెలిచిండండి కనీసం ఆ రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ ఆ కార్యాలయం బయటికి దాటి కూడా రాలే ఇదే స్పీకర్ గారు ఎత్తుకొని పోయి కాంగ్రెస్ కండువా కప్పిండు ఇది BRS కౌన్సిలర్కు ఇక ఆయన నుంచి ఏం న్యాయం ఆశించాలి మేము ఇట్లుంది పరిస్థితి ఈ దేశంలో ప్రజలు అన్నీ చూస్తున్నారు ఓపెన్గా బహిరంగంగా మా బీఫామ్ అంటే నిజంగా దిస్ ఇస్ బహిరంగ దాడి ఇది ప్రజాస్వామ్యం మీద రాజ్యాంగం మీద ఇది రాహుల్ గాంధీ చేస్తున్న దాడి ఇందులో రాహుల్ గాంధీ అమాయకుడు నేను అనను రేవంత్ రెడ్డి దోషి అని నేను అనను దీన్ని చేయిస్తున్నదే రాహుల్ గాంధీ ఏ రాహుల్ గాంధీ అయితే రాజ్యాంగం పట్టుకొని పోజులు కొడతాడో డైలాగులు కొడతాడో యాంటీ డిఫెక్షన్ లా తెస్తా అని చెప్పి తుక్కుగూడలో తుక్కు డైలాగులు కొట్టిండో అదే రాహుల్ గాంధీ బుద్ధి తక్కువ పని ఇది ఆ రాహుల్ గాంధీకి ఏమైనా సిగ్గు లజ్జ ఉంటే ఆయన సమాధానం చెప్పాలి ఒక పార్టీ బీఫామ్ మీద గెలిచి ఇంకో పార్టీ బీఫామ్ మీద ఎంపీకి పోటీ చేసినోడు డిస్క్వాలిఫై కాకుండా ఎట్లుంటాడండి మీరే చెప్తారు కదా యాంటీ డిఫెక్షన్ లాని సమర్థవంతంగా అమలు చేస్తాం మేము వెంటనే 10 రోజుల్లో ఆటోమేటిక్ డిస్క్వాలిఫికేషన్ చేస్తామని చెప్పారు రాహుల్ గాంధీ గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు ఏం చెప్పారు పార్టీ మారిన వాళ్ళని రాళ్లతో కొట్టి చంపమన్నాడు ఇప్పుడు ఎవరిని కొట్టాలా రాళ్లతో రాహుల్ గాంధీని కొట్టాలనా రేవంత్ రెడ్డిని కొట్టాలనా అంటే ఇంత సిగ్గు లేకుండా ఎవరేమనుకుంటారో అనే కనీస BRS के नौजवान रहनुमा पिटलूला कार्थक रेड्डी ने सरकारी अफसरान को सख्त लहजे में तंबी करते हुए कहा है कि वो मौजूदा हुकूमत के इशारे पर अवाम को सड़कों पर लाने से बाज रहे। उन्होंने अफसरान को याद दिलाया कि इक़्तिदार हमेशा एक जैसा नहीं रहता और अगली हुकूमत BRS की ही बनेगी, इसलिए किसी भी कार्रवाई से पहले मुस्तकबिल का सोच ले। कार्थक रेड्डी ने चैलेंज किया कि वो अगले 30 सालों तक सियासत में सरगर्म रहेंगे और अवाम के साथ नाइंसाफ़ी करने वाले किसी भी शख्स को मुआफ़ नहीं करेंगे।
उन्होंने वाज़े अल्फाज में कहा कि छोटे मुलाजिम से लेकर जिला कलेक्टर तक जो भी कानून के खिलाफ जाकर काम करेगा इसे वक्त आने पर हिसाब देना होगा। उनका ये बयान खास तौर पर हालिया इन्हिदामी मुहिम और अवामी एहतजाज के तनाजुर में सामने आया है, जहां वो मजलूमों की हिमायत कर रहे हैं। BRS रहनुमा ने अफसरान को मशवरा दिया कि वो अंधी तकलीद के बजाय ज़ाब्ते के मुताबिक काम करें ताकि उन्हें मुस्तकबिल में किसी तादीबी कार्रवाई का सामना न करना पड़े। इस सख्त इंतबाही बयान ने इंतज़ामी हलकों में खलबली मचा दी है और सियासी दर्जा हरारत को मज़ीद बढ़ा दिया है। मकामी लोगों के मुताबिक कार्थक रेड्डी का ये रुख जाहिर करता है कि अपोजिशन अब अफसरान की जवाबदेही के लिए जारहाना हिकमत अमली अपना रही है। ఒక విషయం మాత్రం చెప్తున్నా, వీడియోలు జాగ్రత్త రికార్డ్ చేసుకోండి. నేను చెప్పిన విషయం అధికారులకు మాత్రం ఖచ్చితంగా పంపాలి. ఇక్కడ పనిచేస్తున్న పోలీస్ అధికారులే గాని, మున్సిపల్ అధికారులే గాని, రెవెన్యూ అధికారులే గాని చెవులు తెరిచి జాగ్రత్తగా వినండి. రాయన్న నియోజకవర్గంలో అధికారులు అందరూ కూడా చెప్తున్నా, నేను ప్రభుత్వం చెప్పింది మాకు పోలీసులను వెంట పెట్టుకొచ్చి ఇట్లా హనుమాన్ నగర్ బస్తీలనే గాని మిగతా బస్తీలను అందరిని ఎలగొట్టి రోడ్డు మీద పడేసి మేము ఇదంతా సాఫ్ చేస్తామంటే ఒక విషయం మాత్రం యాద పెట్టుకోండి, వచ్చే ప్రభుత్వం మాదే ఉంటది. నేను ఇంకా 30 సంవత్సరాలు రాజకీయాలు కూడా చేస్తా. ప్రతి ఒక్క చిన్న అధికారి నుంచి తీసుకొని కలెక్టర్ వరకు ప్రతి ఒక్కరిని యాద పెట్టుకుంటా. మీరు మా వాళ్ళ జోలికి వస్తే మాత్రం ఎవరిని కూడా ప్రశాంతంగా పనిచేయని ఏడా కూడా అని చెప్తున్నా. ఏడా కూడా ఎవరిని ప్రశాంతంగా పని చేయనియా నేను. మీరు మా వాళ్ళ జోలికి వచ్చి పేదోళ్ళ జోలికి వచ్చి వీళ్ళని రోడ్డు మీద పడేస్తా, మాకాడ ఎవడో చెప్పిండు సెక్రటేరియట్లా నేను వచ్చి అరాచకం చేస్తా అంటే మాత్రం నేను మిమ్మల్ని వదిలా, మీ ఎంట పడతా. మీరు ఎన్ని రోజులు సర్వీస్ ఉంటారో నేను అన్ని రోజులు సర్వీస్ మీ ఎంట పడి మీ సంగతి కూడా చూస్తా అని చెప్తున్నా. మాకేమున్నది, మేము ఇడికెళ్ళి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతాం. వీళ్ళని హనుమాన్ నగర్ BRS के रहनुमा RS परवीन कुमार ने वजीर आला रेवंत रेड्डी और वजीर पवनगोलेटी श्रीनिवास रेड्डी पर सख्त तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया है कि हुकूमत अवामी जज्बात की परवाह किए बगैर गरीबों के घरों को मिसमार कर रही है। उन्होंने कहा कि जब अवाम वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि उन्हें महात्मा गांधी के पोते तुषार गांधी के मुजस्समे की जरूरत नहीं है, तो फिर हुकूमत इसके नाम पर गरीबों की बस्तियों को क्यों उजाड़ रही है। परवीन कुमार ने इंतबा दिया कि जिस तरह खम का वीलोगविमटिला इलाका तनाज़ात का गढ़ बन चुका है, कल पूरा तेलंगाना इसी तरह के बुहरान का शिकार हो जाएगा। उन्होंने राजेंद्र नगर के मानिसा हिल्स में पहाड़ों की गैर कानूनी कटाई का मामला उठाते हुए वजीर पवनगोलेटी पर मुनाफकत का इल्जाम लगाया और कहा कि रातों रात नाम बदल कर सच्चाई नहीं छपाई जा सकती। BRS रहनुमा ने इस बात पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया कि अपने हुकूक के लिए लड़ने वाले वीलोगविमटिला के गरीब अवाम को वजीर की जानिब से पैड बीच और लैंड माफिया करार दिया जा रहा है। उनका कहना था कि हुकूमत अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए मजलूमों की तजलील कर रही है, जो कि इंतहाई शर्मनाक अमल है। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर जमीनों पर कब्जे और गैर कानूनी कानकनी बंद करे और मुतासिरा खानदानों को इंसाफ फराहम करे। परवीन कुमार ने वाज़ेह किया कि वो गरीबों की आवाज़ दबाने की हर कोशिश के खिलाफ डट कर मुकाबला करेंगे और हुकूमत को जवाबदेह बनाएंगे। పేద ప్రజలు రెక్కాడితే డొక్కాడని కుటుంబాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు పుస్తేలు బ్యాంకులలో తాకట్టు పెట్టి లోన్లు తీసుకుని ఇల్లు కట్టుకుంటే వాళ్ళు ఇల్లు గులగొడతా అంటున్నారు. తుషార్ గాంధీ గారు ఓపెన్ గా చెప్తున్నారు, అయ్యా మా తాత పేరు చెప్పి విధ్వంసం చెయ్యకండి, మా తాత విగ్రహం మాకు అవసరం లేదని చెప్తున్నా కూడా మీరు 1.5 లక్షల కోట్ల లూటీకి మరి చేస్తా ఉన్నారు. ఇదంతా కూడా తెలంగాణ ప్రజలు గమనించాలి. వెలుగుమట్లలో విధ్వంసమైనట్టు, వెలుగుమట్ల గాజా అయినట్టు రేపు తెలంగాణ అంతా కూడా గాజా కాబోతున్నది. అక్కడ మరి ఏదైతే టిప్పుఖాన్ బ్రిడ్జ్ దగ్గర ఉండే ఇండ్లు ఉన్నాయో అవి కూడా విధ్వంసం కాబోతున్నాయి. లంగరోస్ విధ్వంసం కాబోతున్నది. ఇలా మన కళ్ళ ముందరనే కోకాపేట, అదే విధంగా వట్టినాగులపల్లి మన కళ్ళ ముందరనే విధ్వంసం అవుతున్నాయి. మన దాసోజీ శ్రవణ్ గారు మేమందరం కూడా ఇక్కడికి పోయి వచ్చినాం. ఎక్కడ మానస హిల్స్ పోయి అక్కడ కూడా ఓపెన్ గా విధ్వంసం అవుతుంది. సిగ్గు లేకుండా మళ్ళీ పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు అంటున్నారు ఆ మానస రాఘవ కన్స్ట్రక్షన్ సంబంధం లేదంటున్నారు. అయ్యా శ్రీనివాసరెడ్డి గారు, మీరు ఎట్లా మాట్లాడుతున్నారో అసలు అర్థం కావడం లేదు. మీరు ఒక రోజు ముందు దాని మీద కంటైనర్ మీద రాఘవ కన్స్ట్రక్షన్ ఉంటుంది, రాత్రికి రాత్రి BRS పార్టీ బృందం వస్తుందనగానే మీరు ఆ బోర్డు మొత్తం కూడా మార్చేసిందంటే మీరు నిజంగా తేలు కుట్టిన దొంగలు, పట్ట పగలే దొంగతనం చేస్తున్నారు. సిగ్గు లేకుండా ఈ పేద ప్రజలను ఇప్పుడు మళ్ళీ పెయిడ్ బ్యాచ్ అంటున్నారు.
तेलंगाना जागृति की सदर कविता की खम विलोगविमटिल्ला के ज़मीन से महरूम मुतासरीन की हिमायत में शुरू की गई गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल आज तीसरे दिन में दाखिल हो गई है। पीर के रोज़ खम में एहतजाज के दौरान पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था, ताहम बाद में रहा कर दिए जाने पर उन्होंने इसी रात मुतासरीन के साथ मिलकर दोबारा दिकुशा का आगाज कर दिया। मंगल को पुलिस ने एक बार फिर कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया और ज़बरदस्ती हैदराबाद मुंतकिल कर दिया, जहां अब वो अपनी जिदोजहद जारी रखे हुए हैं। कविता फी अलहाल हैदराबाद में जागृति के मरकजी दफ्तर में अपनी भूख हड़ताल जारी रखे हुए हैं और उनका मुतालबा है कि हुकूमत गरीबों की ज़मीनों के मसले को फौरी हल करे। पुलिस की उन बार बार की गिरफ्तारियों और ज़बरदस्ती मुंतकली के बावजूद उनके अज़्म में कोई कमी नहीं आई है और रियासत भर से उनके हामियों की बड़ी तादाद दफ्तर के बाहर जमा हो रही है। उन्होंने वाज़े किया है कि जब तक विलोगविमटिल्ला के मुतासरीन को इंसाफ नहीं मिल जाता और उनके हुकूक बहाल नहीं होते, वो अपना एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगी। सियासी मुबस्सिरीन इस एहतजाज को हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज करार दे रहे हैं, क्योंकि इससे ज़मीनों के तनाज़ात का मामला दोबारा गर्म हो गया है। जागृति के कारकुनों ने पुलिस के इस रवैये की शदीद मजम्मत की है और इसे जमहूरी आवाज़ को दबाने की कोशिश करार दिया है। जिला अनंतपुर में तेलुगु देशम पार्टी के एक सरगर्म कारकुन नूर मोहम्मद ने पार्टी के मकामी रहनुमाओं के रवैये से दिलबर्दाश्ता होकर मच्छर मार दवा पीकर खुदकुशी की कोशिश की। मुतासरा कारकुन का इल्जाम है कि टीडीपी के मकामी लीडरों राइल मधु और इस्माइल ने उन्हें शदीद हरासा किया और संगीन नताइज भुगतने की धमकियां दी, जिसकी वजह से वो ज़हनी दबाव का शिकार हो गए। नूर मोहम्मद ने अफसोस का इजहार करते हुए बताया कि उन्होंने बड़ी अकीदत से इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया था, लेकिन उन लीडरों ने टीडीपी के मकामी एमएलए दिगवबत्ती प्रसाद को इस तकरीब में शिरकत करने से रोक दिया, जो उनके लिए शदीद तौहीन का बाइस बना। इस वाक़ये से दिलबर्दाश्ता होकर उन्होंने इंतहाई कदम उठाया, जिसके बाद उन्हें फौरी तौर पर तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। नूर मोहम्मद ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस सुपरिंटेंडेंट एसपी से तहरीरी इल्तिजा की है कि उनकी जिंदगी बर्बाद करने वाले राइल मधु और इस्माइल के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। हस्पताल में जेर इलाज कारकुन की हालत फी अलहाल नाजुक बताई जा रही है और पुलिस ने इस मामले की छानबीन शुरू कर दी है। इस वाक़ये ने अनंतपुर में टीडीपी के अंदरूनी इख्तिलाफात और ग्रुप बंदी को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है, जिससे मकामी सियासी हलकों में हलचल मच गई है। कारकुनों का एक तबका अब इंसाफ के मुतालबे के लिए नूर मोहम्मद की हिमायत में सामने आ रहा है। आंध्र प्रदेश के वजीर बराए तालीम और आईटी नारा लोकेश मुल्की दारुल हुकूमत दिल्ली पहुंच गए हैं, जहां हवाई अड्डे पर तेलुगु देशम पार्टी के अराकीन पार्लियामेंट ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। दिल्ली पहुंचने के फौरन बाद उन्होंने पार्टी के अराकीन पार्लियामेंट के साथ एक अहम मीटिंग की, जिसमें रियासत की तरक्की और मरकजी हुकूमत से वाबस्ता मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। नारा लोकेश कल आलमी इदारे मीटा के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद होने वाले खुसूसी व्हाट्सएप सिटीज़न एंगेजमेंट एंड इनोवेशन फोरम में शिरकत करेंगे। इस बैन अल-अक़वामी फोरम में वो बतौर कलीदी मुकर्रर डिजिटल गवर्नेंस और अवामी खिदमात की फराहमी में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर अपना खिताब पेश करेंगे। वो इस बात पर रोशनी डालेंगे कि किस तरह व्हाट्सएप और दीगर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए हुकूमत और अवाम के दरमियान फासिलों को ख़त्म करके शफाफियत लाई जा सकती है। वज़ीर मौसूफ आंध्र प्रदेश में नाफिज किए जाने वाले जदीद तकनीकी मंसूबों और शहरियों की सहूलत के लिए किए गए इक़दामात का नक्शा भी पेश करेंगे। उनका ये दौरा रियासत में सरमायाकारी और तकनीकी इख्तिराआत के फ़रोग़ के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है। नारा लोकेश की इस फोरम में शिरकत से बैन अल-अक़वामी सतह पर आंध्र प्रदेश के आईटी सेक्टर की साख में मज़ीद इजाफ़ा होने की तवक्को है। साबिक वज़ीर आला वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने बरसरन इक़्तिदार इत्तेहाद के अराकान असेंबली पर कड़ी तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि जब रियासत के किसान शदीद बहरान और मुश्किलात का शिकार हैं, तो हुक्मरान जमात के नुमाइंदे तफरीही प्रोग्रामों में मसरूफ़ हैं। उन्होंने कहा कि किसान अपनी फसलों की बर्बादी और कर्ज़ों के बोझ तले दबकर परेशान हाल हैं, लेकिन दूसरी तरफ अराकान असेंबली अवामी मसाइल हल करने के बजाय गीतों, रक़्स और मिज़ाहिया ड्रामों के ज़रिए अपना वक्त गुजार रहे हैं। जगन मोहन रेड्डी ने इसे किसानों की बदहाली का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ करार देते हुए कहा कि हुकूमत की तरजीहात में गरीबों और मेहनत कशों का कोई मकाम नहीं है।
उनका कहना था कि किसानों को बीजों, खाद और फसलों की मुनासिब कीमतों की फराहमी में मदद देने के बजाय हुक्मरान इत्तेहाद सिर्फ जश्न मनाने में मगन है। साबिक वज़ीर आला ने मुतालबा किया कि अरकान असेंबली अपनी अयाशियों को तर्क करके फौरी तौर पर खेतों और खलियानों का रुख करें ताकि किसानों के नुकसानात का तखमीना लगाया जा सके। उन्होंने खबरदार किया कि अवाम इस गैर हसास रवैये को ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं करेंगे और आने वाले वक्त में हुक्मरानों को इस लापरवाही का जवाब देना होगा। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कि वो किसानों के हुकूक की हिफाजत के लिए सड़कों पर उतरने और हुकूमत की उन मनमानियों को बेनकाब करने से पीछे नहीं हटेगी। ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో రైతులకు అండగా ఉంటామని చెప్పి 16 రోజుల అసెంబ్లీ సమావేశాలు ముగిశాయి. 300 కోట్లు కాదు 3000 కోట్ల రూపాయల ధర స్థిరీకరణ నిధి పెడతాము, తోడుగా ఉంటాము అని చెప్పాల్సిన నోట్లో నుంచి కనీసం నోరు మెదపలేదు. పైగా ఎమ్మెల్యేలకు ఆటలంట, ఎమ్మెల్యేలకు పాటలంట, ఎమ్మెల్యేలతో స్కిట్లంట. అసలు అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో వీళ్ళు బిహేవ్ చేస్తామన్న తీరు చూస్తే ఇంత దారుణమైన పరిస్థితుల్లో రైతన్న కొట్టుమిట్టాడుతూ ఉంటే వీళ్ళ ఆటలు, వీళ్ళ పాటలు, వీళ్ళ స్కిట్లు. सालूर तेलुगु देशम पार्टी में अंदरूनी इख्तिलाफात इस वक्त संगीन रुख इख्तियार कर गए जब पुलिस ने साबिक एमएलए और पार्टी के नायब सदर बेनिज़देव के घर पहुंचकर उनसे पूछगछ की। ये कार्रवाई वजीर गामडी सिंधिया रानी के पीए सतेश के खिलाफ दर्ज इस्मत दुरी के मुकदमे के सिलसिले में की गई है, क्योंकि पुलिस को शुबा है कि मुतासिरा खातून ने बेनिज़देव से फ़ोन पर बात की थी। पुलिस इस जाविये से तफ्तीश कर रही है कि आया इस पूरे मामले के पीछे साबिक एमएलए का कोई हाथ है, जिस पर बेनिज़देव ने सख्त बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सवाल किया कि बहुत से मजलूम लोग उन्हें फ़ोन करते हैं, तो क्या कॉल डेटा की बुनियाद पर उन्हें झूठे मुकदमात में फंसाया जाएगा। बेनिज़देव ने इल्ज़ाम लगाया कि एक मुल्जिम पीए को बचाने के लिए पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को निशाना बनाना और उनकी तौहीन करना इंतहाई शर्मनाक है। उन्होंने वाज़े किया कि वो वज़ीर सिंधिया रानी के इस रवैये के खिलाफ पार्टी की आला क़यादत से शिकायत करेंगे ताकि सच्चाई सामने आ सके। इस वाक़ये ने मकामी सियासत में हलचल मचा दी है और टीडीपी के दो धड़ों के दरमियान जारी कशीदगी अब खिलकर अवामी सतह पर आ गई है। पार्टी कारकुनान इस सूरत-ए-हाल को लेकर तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, क्योंकि इससे हल्के में पार्टी की साख मुतासिर होने का खदशा है। उत्तर प्रदेश के शहर झांसी में ईंधन के आलमी बहरान और रसद की कमी के खदशात के दरमियान गैस सिलेंडरों की एक बड़ी चोरी ने सनसनी फैला दी है। बीपीसीएल प्लांट से 524 भरे हुए एलपीजी सिलेंडर लेकर कानपुर जाने वाले एक ट्रक को नामालूम शरपसंदों ने अगवा कर लिया। इस माल बरदार गाड़ी में मौजूद गैस सिलेंडरों की कल मालियत तकरीबन 18 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक चोरों ने इंतहाई महारत से ट्रक में नस्ब जीपीएस सिस्टम को नाकारा बना दिया ताकि गाड़ी की नकल और हरकत पर नजर न रखी जा सके। ट्रक के मालिक नीरज अग्रवाल की इत्तला पर जब तलाशी शुरू की गई तो गाड़ी पारिछा हाईवे के करीब खाली हालत में मिली, जबकि तमाम सिलेंडर गायब थे। ये वाकया एक ऐसे वक्त में पेश आया है जब बैन अल-अक़वामी कशीदगी की वजह से मुल्क में गैस की किल्लत की अफवाहें गर्दिश कर रही है, जिसके बाइस सिलेंडरों की कालाबाजारी का खदशा बढ़ गया है। झांसी पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारने के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी हैं और हाईवे के सीसीटीवी फुटेज का मुआयना किया जा रहा है। हुक्काम का शुबा है कि इस मुनज़्ज़म डकैती में किसी पेशावर गिरोह का हाथ हो सकता है, जो ईंधन की मुमकिना किल्लत का फ़ायदा उठाकर उन सिलेंडरों को महंगे दामों फरोख्त करने का इरादा रखता है। ईरान, इसराइल और अमरीका के दरमियान जारी कशीदगी और जंगी हालात के नतीजे में पैदा होने वाले गैस के बहरान ने अब भारत की खाद की सनत को भी अपनी लपेट में ले लिया है। मुल्क भर में यूरिया की पैदावार करने वाले कारखाने गैस की अदम दस्तयाबी की वजह से अपनी कल सलाहियत के महज 60% हिस्से पर काम करने पर मजबूर है। सनत से वाबस्ता माहिरीन ने खबरदार किया है कि अगर गैस की सप्लाई की यही सूरत हाल बरकरार रही तो आने वाले दिनों में मुल्क में यूरिया की शदीद किल्लत पैदा हो सकती है, जिसका बराह रास्त असर ज़राअत पर पड़ेगा। बैन अल-अक़वामी मंडी में भी इस बहरान के असरात नुमायां हैं,
जहां यूरिया की कीमत $475 से 25% इजाफे के साथ अब $600 फी टन तक पहुंच गई है। इस सूरतहाल ने न सिर्फ घरेलू पैदावार को मुतासिर किया है बल्कि दरामदी अखराजात में इजाफे की वजह से हुकूमत पर सब्सिडी का बोझ भी बढ़ा दिया है। माहिरीन का कहना है कि जब तक खलीजी ममालिक में बंद पड़े गैस प्लांट्स दोबारा फाल नहीं होते तब तक गैस की कीमतों और दस्तयाबी में इस्तेहकाम आना मुश्किल है। किसानों में इस खबर के बाद तशवीश की लहर दौड़ गई है क्योंकि यूरिया की कमी फसलों की काश्त और पैदावार को बुरी तरह मुतासिर कर सकती है। हुकूमत अब मुतबादिल ज़राए और गैस के दीगर बैन अल-अक़वामी सप्लायर्स से राब्ते कर रही है ताकि ज़राअती सीज़न के दौरान खाद के बहरान से बचा जा सके। ईरान, इसराइल और अमरीका के दरमियान जारी कशीदगी और जंगी हालात की वजह से गैस की शदीद किल्लत ने हैदराबाद के होटल और हॉस्टल सेक्टर को बुरी तरह मुतासिर किया है, जिसके नतीजे में शहर के IT कॉरिडोर में बहुत से होटलों ने डब से पूरी और वड़ा की तैयारी आर्जी तौर पर बंद कर दी है। होटल एसोसिएशन के मुताबिक उन पकवानों की तैयारी में गैस और तेल का ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए मेनू को महदूद करते हुए सिर्फ चावल, सांभर और दाल जैसी सादा अशिया पेश की जा रही है। PG हॉस्टल्स और मेस मालिकान का कहना है कि अगर गैस की सप्लाई 2-3 दिन में बहाल न हुई तो वो हॉस्टल्स को आर्जी तौर पर बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे क्योंकि तवील वक्त तक पकने वाले पकवान तैयार करना अब मुमकिन नहीं रहा। बाज़ बड़े होटलों ने कारोबार जारी रखने के लिए कीमतों में फौरी इजाफा कर दिया है, जहां डफसे और पूरी पर 15 रुपये जबकि इडली और उपमा पर 10 रुपये तक का बोझ बढ़ा दिया गया है। ट्रांसपोर्ट के अखराजात में इजाफे और ईंधन के बहरान ने छोटे पैमाने के खाने पीने के मराकज़ को बंदिश के दहाने पर पहुंचा दिया है, जिससे मुलाजमीन और तलबा को शदीद परेशानी का सामना है। इंतजामिया का कहना है कि चाय, काफ़ी और चपाती जैसी अशिया भी गैस की बचत के लिए फहरिस्त से निकाल दी गई हैं ताकि दस्तयाब ज़ख़ीरे को ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक चलाया जा सके। शहरियों ने हुकूमत से मुदाखलत की अपील की है ताकि अशियाए ज़रूरिया और ईंधन की ब्लैक मार्केटिंग को रोका जा सके और ज़िंदगी मामूल पर आ सके। ज़िला महबूबाबाद के मंडल कुर्वी में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहां शादी की तारीख पर होने वाले झगड़े के बाद एक नौजवान ने खुदकुशी कर ली। 21 साला वालपुनैनी शशि कुमार, जो पेशे से पेंटर था, कि सामुदिरम की एक 20 साला इंटरमीडिएट की तालबा से गुज़िश्ता 1 साल से मोहब्बत करता था। शशि कुमार ने अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन करके इसरार किया कि वो दोनों आज ही शादी कर लें, लेकिन तालबा ने इम्तिहानात का हवाला देते हुए शादी को चंद दिन मुअख्खर करने की दरख्वास्त की। लड़की का मौक़िफ़ था कि इंटरमीडिएट के इम्तिहानात जारी हैं, इसलिए वो उनके ख़त्म होने के बाद ही शादी के बंधन में बंध सकते हैं। इसी बात पर दोनों के दरमियान फ़ोन पर तल्ख़ कलामी हुई और शशि कुमार अपनी बात न माने जाने पर शदीद ज़हनी दबाव और गुस्से का शिकार हो गया। दिलबर्दाश्ता होकर उसने कोरवी में वाक़े अपने घर के अंदर पंखे से लटक कर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। पुलिस ने इत्तला मिलने पर जाए वक़ूआ का मुआयना किया और नाश को पोस्टमार्टम के लिए हस्पताल मुंतकिल करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस वाक़ये ने दोनों ख़ानदानों में कोहराम मचा दिया है और मकामी लोगों ने नौजवानों से अपील की है कि वो जज्बाती फैसलों के बजाय सब्र और तहम्मुल से काम लें। ज़िला मंचिरियाल के दिंडेपली मंडल में वाक़े मीदीरी पेट के करीब एक दिल दहला देने वाला हादसा पेश आया, जहां बिजली का करंट लगने से 2 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। ये वाक़या इस वक्त पेश आया जब मकामी पेट्रोल पंप से एक भारी लोहे का स्टैंड दूसरी जगह मुंतकिल किया जा रहा था कि अचानक वो ऊपर से गुजरने वाली 11,000 किलोवाट 11 kV की हाई टेंशन लाइन से टकरा गया। करंट इस कदर शदीद था कि स्टैंड को पकड़ने वाले ड्राइवर नागराजू और रोज़ाना उजरत पर काम करने वाले मजदूर नारायण झुलस कर जाँ बहक हो गए। इस अलमनाक वाक़ये की लर्ज़ा खेज़ वीडियो करीब ही लगे CCTV कैमरे में महफूज हो गई है, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह चंद लम्हों की गफलत जिंदगी के खात्मे का सबब बनी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया और वाक़ये की तहक़ीक़ात शुरू कर दी हैं कि आया इस काम के दौरान हिफाजती तदाबीर इख्तियार की गई थीं या नहीं। इलाके में इस हादसे के बाद सोग की लहर दौड़ गई है और मकामी लोगों ने बिजली के महकमे से मुतालबा किया है कि अवामी मकामात पर लटकती तारों को दुरुस्त किया जाए। मुतासरा ख़ानदानों ने हुकूमत से मुआवजे और इंसाफ की अपील की है क्योंकि दोनों मकतूलीन अपने घर के वाहिद कफील थे। पुलिस ने पेट्रोल पंप इंतज़ामिया के खिलाफ लापरवाही का मुकदमा दर्ज कर लिया है ताकि ज़िम्मेदारों का तयन किया जा सके।
तिरुपति के मशहूर गिरविडा वाराधी फलाई ओवर पर बढ़ते हुए सड़क हादसात के पेश नज़र जिला पुलिस ने ट्रैफिक के हवाले से एक बड़ा फैसला लेते हुए दो पहिया और भारी गाड़ियों की आमद रफ्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि फलाई ओवर पर तेज रफ्तारी की वजह से मुसलसल हादसात हो रहे थी, इसलिए अवामी तहफ़्फ़ुज़ की खातिर मोटरसाइकिलों और बड़े ट्रकों के दाखिले को रोक दिया गया है। ताहम इस अचानक फैसले ने तिरुपति के मकामी शहरियों और रोज़ाना सफ़र करने वाले मोटरसाइकिल सवारों में शदीद गम और गुस्सा पैदा कर दिया है। शहरियों का कहना है कि हादसात का बहाना बनाकर दो पहिया गाड़ियों पर पाबंदी लगाना गैर मंतकी है, क्योंकि इससे आम लोगों के लिए ट्रैफिक के मसाइल मज़ीद पेचीदा हो जाएंगे। मकामी बाशिंदों और मुख्तलिफ तंजीमों ने ज़िला इंतज़ामिया से पुरज़ोर मुतालबा किया है कि वो इस फैसले पर नज़रसानी करे और अवाम की सहूलत के लिए दो पहिया गाड़ियों को दोबारा इजाज़त दी जाए। मुजाहिरीन ने इंतबा दिया है कि अगर ये हुक्म वापस न लिया गया तो वो बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे, क्योंकि इस पाबंदी से कामकाज पर जाने वाले मुतवस्सित तबके के अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना है। फ़िलहाल पुलिस ने फलाई ओवर के दाखिली रास्तों पर रुकावटें खड़ी कर दी हैं और ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों पर मोड़ दिया है, जिसकी वजह से शहर की दीगर सड़कों पर बोझ बढ़ गया है। इस मामले पर जिला कलेक्टर और एसपी के दरमियान मुशावरत जारी है ताकि कोई दरमियानी रास्ता निकाला जा सके।